इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भैया। की बात इतनी चिंता की बात है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहां से शुरू करूं, क्योंकि इस देश के रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। जो आधिकारिक आंकड़े हैं, जो बाजार में दिख रहा है कि कितना है, उतना तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो पीछे से इस वक्त मैनेजमेंट चल रहा है, इस देश के रुपए की साख बचाने की आखिरी कोशिश चल रही है, उसका आपको भी अंदाजा भी नहीं है। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, इसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है, जो इस बाजार को समझते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे देश की रुपए की परिस्थिति और इसलिए गिर गई है, जैसे अमेरिका ने हमें मदद से मना कर दी है, उसके बाद और मामला खराब हो गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए थे और एक बार फिर से इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की गई विदेश में जाकर, क्योंकि दिल्ली से चुनाव जीत कर गए थे, तो वही एक ब्रांडिंग प्रोपोगंडा के साथ में वापस एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप जो है, उन्होंने उनके सामने बैठकर जिस तरह की बातें की, उन बातों के बाद में कुछ खास बचा नहीं। यहाँ लेन देन का मामला था सीधे सीधे, और मदद किसी तरह की नहीं है। अब इस दुनिया में जो देशों के बीच में एक अलग तरह से कभी कभी अच्छे रिश्तों का असर या फिर सामने वाले के दबाव की वजह से भी असर पड़ जाता था, जैसा कई बार भारत ने भी दबाव बनाया था अमेरिका पर, उस तरह की परिस्थितियां अब नहीं बची हैं। अब जो बचा है वो सीधा लेन देन का मामला है। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अच्छी फाइनेंस कंडीशन समझते हैं, तो इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करते। लेकिन उधर जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, वो देश के काम आने वाली नहीं थी। और अभी जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो $100 प्रति डॉलर वाली कहानी कितनी सच है? क्या ऑफिशियल फिगर ये नहीं है और अनऑफिशियली ऐसा कुछ हो रहा है? आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उन्हीं से समझेंगे। सर, ये $100 प्रति डॉलर वाला जो हमारी हालत हो रही है, ये डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन चर्चा हो रही है कि आरबीआई की मदद से, जो कि एक आखिरी रास्ता हमेशा बचता है, और उस पर दबाव बनाकर डॉलर पर उसको अपने रुपए को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश, जो कि सरकार जनरली प्रोसेस में उस वक्त करती है जब वो फंस जाती है ऐसी परिस्थिति में, अपने रुपए की कीमत गिरती। इतना गिर चुका है रुपया, अगर 100 टच कर ही चुका है एक तरह से अनऑफिशियली, तो क्या बचा है सर फिर? सुनीता, जब 55 रुपए डॉलर था, शायद 55 ही था 2014 में, 2013-14 में मोदी जी का भाषण याद होगा, सुषमा स्वराज का भाषण याद होगा कि जब किसी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो पूरे देश की इज्जत गिरती है। वो भी आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का, कि प्रधानमंत्री की उम्र में और डॉलर में कंपटीशन चल रहा है, रुपए में, कि उसमें आपस में कंपटीशन चल रहा है, ये सब याद होगा। अब मोदी उसको भूल गए, अलग बात है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस शक्तिनाथ दास जिसने रिजर्व बैंक को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया बिल्कुल रिजर्व बैंक को, पर जो आदमी नोटबंदी के समय पर विरोध नहीं व्यक्त कर पाया, जो सच नहीं बता पाया कि नोटबंदी ठीक नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा, जो आदमी लगातार आर्थिक मामलों में कमजोर साबित हुआ है, उसी को उठा के मोदी जी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है। तो मोदी जी की क्या सोच है उससे समझी जा सकती है। एक से एक नकारा लोग, इसके पहले मिश्रा जी थे। मुझे याद है जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने अपना प्रमुख सचिव बनाया था, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी खराब थी और उनको हटाया गया था। उसके बाद फिर वो हट गए थे वहां से, फिर दूसरे आदमी प्रमुख सचिव बनाए गए थे। तो पहली पसंद मोदी जी के नृपेंद्र मिश्रा हुए, जो कि अयोध्या कांड में, गोली कांड में जिनके आदेश शायद चले थे, तब गोली चली थी, और फिर बाद में उन्हीं को अयोध्या का जो ट्रस्ट बना उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो मोदी जी की पसंद क्या है वो रेखा गुप्ता से मालूम पड़ती है, वो बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मालूम पड़ती है। जहां तक इसका सवाल है विनीता, दो चीजें बड़ी गौर करने की है कि 2014 में जब सरकार गई कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त तक 1947 से लेकर 2014 तक इस देश पर जो कुल कर्जा था वो 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, और वो इस मोदी जी की 10 साल की सरकार में वो बढ़ करके संभवतः 210 लाख करोड़ या 225 लाख करोड़ ऐसा कुछ हो गया है, 200 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है, 4 गुना बढ़ गया कर्जा वो। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा होता है, कुछ फंड होता है जो आपात स्थिति के लिए होता है। जब देश किसी बहुत बड़ी आपात स्थिति में फंस जाए तब वो फंड निकाला जाता है।
उस फंड में से लाखों करोड़ रुपए मोदी की सरकार इस बार मुझे लगता है 2 बार या 3 बार निकाल चुकी है। अब इसके बाद ये जो डॉलर का सवाल है, डॉलर तो लोग ये बताते हैं कि असल में वो 100 रुपए से कहीं ऊपर जा चुका है, लेकिन हमारे पास डॉलर होता है, हमारे पास सोना होता है, रिजर्व में रखा होता है, डॉलर हमारे पास होता है, रिजर्व में होता है, उसी से हमारी आर्थिक स्थिति नापी जाती है। हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व होता है उसी से हमारी आर्थिक वैल्यू होती है, उसी से रुपए की कीमत तय होती है। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बचाने के लिए लगातार डॉलर झोंका जा रहा है बाजार में, तमाम लाखों करोड़ों के डॉलर बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई तो सीमा होगी। आप कहाँ तक बेचोगे और कहाँ जाकर रुकोगे? अमेरिका ने बहुत बड़ी पोल खोल दी है। अमेरिका ने तो आपने जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि मोदी जी बड़े छान से सच धज करके गए थे अमेरिका, उनको बुलाया नहीं गया था राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। उसकी टीस उनके मन में थी, तो फ्रांस वो गए, तो फ्रांस से भाग करके अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो जाकर के ट्रम्प साहब से मिलेंगे। ट्रम्प साहब मिले, लेकिन ट्रम्प साहब ने बगल में बैठा करके उनसे सवाल पूछवा दिया पत्रकार से कि अडानी के बारे में बात हुई कि नहीं हुई, और मोदी जी बौखला नहीं गए बल्कि झल्ला भी गए। हाथ फेंक फेंक करके जिस तरह से वो बात कर रहे, जवाब दे रहे थे, वो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। वहीं पर बगल में बैठे बैठे ट्रंप ने बैलेट पेपर और ईवीएम के बारे में बात कर डाली और कई सारी इसी तरह की बात कर दी। ट्रंप ने F-35 जो उनके यहाँ का कबाड़ जहाज है, जिसके बारे में एलन मस्क ने कहा कि बहुत महंगा कबाड़ है, उस जहाज को उसको भेज दिया उसने भारत को, और मोदी जी चुपचाप लेके चले आए उसे दबाव में। एलन मस्क भारत में व्यापार करेंगे, ये दबाव बना दिया कि अपनी कारें बेचेंगे, ये अपना सेटेलाइट सेट जो अपना बनाने जा रहे हैं, वो नई तरह का एक जो मोबाइल फोन उनका आएगा वो यहाँ लेके आएंगे, और तमाम जो काम एलन मस्क यहाँ करना चाहेंगे वो लाके करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ पर वो केवल असेंबली करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते तो हिंदुस्तान को कुछ फायदा होता, यहाँ की लेबर लगती, यहाँ की लेबर यूज होता, एक मैन्युफैक्चरिंग का नया सेक्टर बनता, बड़ी फैक्ट्री लगती। लेकिन वो सिर्फ असेंबलिंग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद उन कारों को यहाँ पर बेचेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो एलन मस्क लेकर के आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर एलन मस्क की टेक्नोलॉजी और उनका कीमत जो होगी उससे भारत का अपना व्यापार प्रभावित होगा और भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो प्रभावित होंगे। जहां तक ये रुपए और डॉलर का सवाल है, मैंने शायद आपको एक पहले कहा था कि 16 मई 2014 को मैंने एक बात कही थी विनीता जी, वो आपके दर्शकों को याद होगा मेरा। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो आ रहा है, ये एक अगर अहंकार लेकर के अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। इस पर मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, हजारों लोगों ने कमेंट किए थे, सब हुआ था, लेकिन 10 साल में मैं बिल्कुल सही सिद्ध हुआ हूं कि नितांत अयोग्य, असफल और अक्षम प्रधानमंत्री को भारत देख रहा है, जिसको खुद कुछ नहीं आता है, जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द बोल नहीं सकता, जिससे अचानक अगर कोई सवाल कर लिया जाए वो 10 साल में 11 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। गलती से कोई उससे अचानक सवाल पूछ लिया जाए, जैसे अमेरिका में पूछा गया, तो उसके बाद झल्लाने के अलावा और ऊल जलूल जवाब देने के अलावा, सवाल से अलग हटके कुछ ऊल जलूल बातें करने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं आता है। तो भारत जैसे महान देश को इस तरह का अक्षम, अयोग्य, असफल प्रधानमंत्री देखना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के ट्रांजिशनल फेज का सबसे बुरा दौर चल रहा है, और इस बुरे दौर का खामियाजा भारत कितना भुगतेगा ये अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को दिख जाएगा। जर्मनी वगैरह का आपको याद होगा, वहां हालत जो हो गई थी, जर्मनी में, इटली में, उन जगहों पर यह हो गई थी कि वहां रुपए, उनके पैसे की कीमत बहुत गिर गई थी। लोग झोला भर करके पैसा लेके जाते थे और मुट्ठी भर कुछ चीजें लेकर के आया करते थे। ऐसे दिन भारत में ना आ जाए कहीं कि हम लोग झोला भर भर के पैसे लेके जाए, जैसे कुछ जगहों पर है वहां पर लाखों रुपए में रुपया होता, बड़े कम सामान मिलता, तो उनकी खैर मुद्रा का सिस्टम उन्होंने ऐसा बना रखा है। लेकिन भारत में कहीं मजबूरी ऐसी ना हो जाए कि लाखों रुपए की कीमत चंद हजार या कुछ 100 रुपए बन जाए। इतना बुरी स्थिति में मोदी जी देश को छोड़ के न चले जाए, इसको देखना पड़ेगा। और मेरी तो आपके दर्शकों से अपील है कि दर्शकों देखो, आप सोचो कि देश में क्या हो रहा है, आपको किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। ये मोदी जी का अपने घर का पैसा नहीं है, ये मोदी जी का अपना घर नहीं है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान इस देश के 144 करोड़ लोगों का है, और अगर इसका रुपया बर्बाद हो रहा है, अगर इसकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो 144 करोड़ लोगों की बर्बाद हो रही है। अगर पेट्रोल का हाई कितना ज्यादा है, सस्ता पेट्रोल आने के बावजूद अगर कर्जा बढ़ गया है, तो वो कर्जा देश के हर नागरिक के ऊपर बढ़ा है। ये समझना पड़ेगा हर नागरिक को, और ये अगर समझ लेंगे तो फिर जो मेरी अपील है
कि अगला जो भी चुनाव आए, प्रदेश का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, चुंगी का हो, किसी तरह का चुनाव हो, उसमें 70-80% वोट सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ डालिए। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब लोकसभा चुनाव आए, जब विधानसभा चुनाव आए, 70-75-80% वोट और संभव हो तो 100% वोट इनके खिलाफ डालिए, तब इनसे मुक्ति मिलेगी देश को और तब देश बच पाएगा। जी विनीता जी। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि हालांकि अगर आजादी के बाद से देखें तो लगभग हर प्रधानमंत्री के काल में ऐसा देखा गया है कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपए की गिरती गई है। बस एक ही बार ऐसा हुआ था जब ये स्टेगनेंट रहा था राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पर। अभी अगर देखें तो सबसे ज्यादा बुरे हाल में तब पहुंचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सबसे ज्यादा बुरा परसेंटेज इसमें रहा है। जैसे कि अभी जो परिस्थितियां हैं जैसी वो चल रही हैं आगे के लिए, और हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और हम नए नए साधन नहीं निकाल पा रहे हैं, नए नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। और हमारे खुद के देश के लोग विदेश में जाकर के रहना शुरू कर दिया, आगे पैसे निकाल के बाहर जा रहे हैं और जो बाहर का निवेश हमारे भारत में था वो भी एक बड़ी मात्रा में निकाल लिया गया है, बहुत बड़ी मात्रा में। 68 अरब डॉलर कुछ करके है, 68 लाख अरब डॉलर करके कुछ, मैं चेक करके ये आपको बताऊंगी। तो ये लगभग इतनी फिगर है ये। तो ये इतनी, इसकी वजह से भी भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या आपको लगता है कि मतलब ये तमाम फ्रंट पर ये सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है चीजें? प्रीता, पहले अगर डॉलर का रेट बढ़ रहा था तो पहले भारत एक विकासशील देश था। भारत को चूज करके, खोखला करके अंग्रेज चला गया था यहाँ से, और उसको हर चीज, छोटी छोटी ईंट से लेकर के, एक आलपिन से लेकर के हवाई जहाज तक खुद बनाना था उसको, ट्रेन उसको खुद बनानी थी, रेलवे लाइन बनानी थी उसको, भाखड़ा नंगल बांध बनाना था उसको, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, IIM बनाना था। तो उन परिस्थितियों में जब भारत संघर्ष कर रहा था तब डॉलर का रेट बढ़ा, लेकिन एक लंबे समय तक डॉलर और के रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा फर्क पड़ता था। लेकिन 54 रुपए से 55 रुपए से सीधे 86, 87, 88 रुपया हो जाना, एक्चुअल में 100 रुपया हो जाना है, तो जस्ट डबल हो गया 10 साल में। और वो भी ऐसे समय में जबकि भारत एक विकसित देश है। अब भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में नहीं, विकसित देश है। हाँ, आपने जहां तक नौकरी चाकरी की बात किया, इन 10 सालों में जब से सरकार आई है, कोई प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम नहीं होगा, नए नए कारखाने नहीं लगेंगे, नए नए डेवलपमेंट नहीं होंगे, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। वो जो रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता है, कारखानों से मिलता है, कारोबार से मिलता है, जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं उससे मिलता है। जब बड़ा कारखाना लगता है तो उसकी ढेर सारी इंसली लग जाती है, उसके छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए छोटी छोटी इंसली लग जाती है, उसमें लोग कारोबार करते हैं। जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां बन जाएंगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन का काम, उत्पादन का काम हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी भारत अपने तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई सोच नरेंद्र मोदी की नहीं है और उनकी पूरी कैबिनेट की नहीं है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जब संसद में भाषण दिया था, उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, उन्होंने राय भी दिया, और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक एक विषय पर बात करके उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, और उन्होंने बहुत आसानी से उदाहरण दिया सब चीजों के बारे में कि कैसे मशीन काम करती है, कैसे उसका क्या क्या होता है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन का अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो देश आने वाले समय में बड़े संकट में फंस जाएगा। अभी AI आ गया है विनीता जी, आप सुन रहे होंगे कि AI से के कारण कई जगह जो बड़ी बड़े जो कंपनियां हैं उनमें से छटनी शुरू हो गई है। इन्फोसिस से लेकर और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छटनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनका जो काम 100 आदमी करता था, अब AI 10 ही आदमी उस काम को कर लेता है, और AI उसका काम फटाफट कर दिया करता है, परफेक्ट करता है। तो भारत में अभी तक जो रोजगार है वो सर्विस सेक्टर का है, अधिकतर रोजगार। कितना दुर्भाग्य है कि भारत का नौजवान जहां युद्ध चल रहा है, वो यूक्रेन और रशिया, वहां जाकर के अपनी जान हथेली पे लेकर के नौकरी के लिए वहां नौकरी कर रहा है। वो इजराइल जाकर के नौकरी कर रहा है, जो जान हथेली पे लेके जहां मरने की गारंटी है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत देश का क्या होगा? इससे अधिक भयावह पिक्चर भारत की क्या हो सकती है बेरोजगारी की, कि नौजवान इतना मजबूर हो जाए कि वो मरने के लिए चला जाए किसी फौज में भर्ती होने दूसरे देश में। लेकिन इस सरकार का कोई चिंतन नहीं है। जो मैंने 2014 में 16 मई को कहा था, आर्थिक नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, महंगाई के बारे में, मेरी एक एक बात अक्षरशः सही साबित हुई है। जबकि मैं एक बड़ा साधारण आदमी हूँ, मैं कोई न तो अर्थशास्त्री हूँ न कोई राजनीति शास्त्री हूँ, लेकिन मेरी एक एक बात दुर्भाग्य से
अच्छा ये होता कि मेरी बात सही साबित नहीं होती तो मैं खुश होता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी तीनों बातें अक्षर से सही साबित हुई। चौथी बात भी सही साबित हुई कि भारत देश एक अयोग्य और अक्षम प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है, वो भी सही साबित हुई। ये नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। जी विनीता, बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वक्त बीजेपी जो है जहां जहां सत्ता में है वो विपक्ष को गलत ठहराने में और उसी मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रही है, जबकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सत्ता में है तो सत्ता की तरह बिहेव करे, विपक्ष की तरह बिहेव ना करे, बड़े चैलेंजेस को से उभर कर आने का दम रखें। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया आधे के साथ कि आम आदमी पार्टी ने लगभग सारे खजाने खाली कर दिए हैं, तो सरकार खाली खजाने में भी बड़े खजाने बनाने की हिम्मत रखती है, नए तरीके और आइडियाज निकालती है। उसके पास इतनी बड़ी जनता है, उनके टैक्सेस हैं, तमाम चीजें हैं, ये सब चीजें भी साथ। इस पर ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कई प्रदेशों में वादे किए महीना देने का, कई चीजें मुफ्त देने का, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे कर्नाटक हो, वो सारी तेलंगाना हो, वो तो सब जगह दे रही है। पहले दिन से उसने शुरू कर दिया, पहली कैबिनेट से शुरू कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने वादा कैसे किया था, जो पहली कैबिनेट होगी पहले दिन उसी दिन वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपने किस बूते पे किया था? क्या आपका अध्ययन नहीं था? और फिर आप पार्टी ने भी वादा किया था कि 21 रुपए वो देगी, वो कहां से देती? ये सब बड़े सवाल है। इसका जवाब आप पार्टी को देना चाहिए कि सचमुच खजाना खाली है नहीं है, और खजाना अगर खाली है एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए दुनिया के सामने और जनता के सामने कि ये व्हाइट पेपर है, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली प्रदेश की खजाने की स्थिति ये है। लेकिन वैसा कोई व्हाइट पेपर अभी तक पेश नहीं किया गया। ऐसे आपने वादे ही क्यों किए? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई प्रदेशों में नरेंद्र मोदी गए और वादा करके आए कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे। एक भी जगह 500 रुपए सिलेंडर नहीं दे रहे। यही वादा उन्होंने दिल्ली में किया था, कोई 500 रुपए सिलेंडर देंगे, लेकिन नहीं दे रहे। ये झूठों की जमात है। दूसरी बात आपने ये कहा कि ये जगह जगह जो सरकारें हैं ये विपक्ष के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। दरअसल ये जो फांसीवादी लोग होते हैं इनका ये हथियार होता है आक्रमण करना। आप देख लो कि आजादी की लड़ाई में इन्होंने गद्दारी की। आजादी की लड़ाई में इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका कोई महापुरुष नहीं है, इसीलिए महापुरुष चुराते रहते हैं। कभी सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया, कभी सरदार पटेल को चुरा लिया। जिस सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और ये कहा था बहुत खतरनाक संगठन है, गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिस सरदार पटेल ने कहा था कि ऐसा संगठन लोकतंत्र के लिए खतरा है, उनको चुराने की कोशिश की। लेकिन फिर तमाम बुद्धिजीवियों ने सरदार पटेल की तमाम बातें पब्लिक डोमेन में ले आई, ये बैकफुट पर चले गए, फिर नाम लेना बंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को लेकर इन्होंने सवाल उठाया, लेकिन उसकी में तमाम चीजें लोगों ने उजागर कर दी। इनका अच्छा मैंने सवाल उठाया, पब्लिक डोमेन में तमाम बातें आ गई कि कितने अच्छे रिश्ते उनके रहे जवाहरलाल नेहरू उनके और महात्मा गांधी के, और उसके कारण फिर इनको चुप्पी साधनी पड़ी। फांसीवादियों का एक तरीका होता है, वो अपनी कमजोरी, वो कमजोर होते हैं, उनके अंदर कुछ होता नहीं, खोखले होते हैं, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, जैसे कायर आदमी क्या होता है, जो कायर होता है जी सर, डर के बारे में मतलब सरकार को इस वक्त अपने अंदर दम रखना चाहिए, क्योंकि देश को उनके अच्छे आइडियाज की जरूरत है, ना कि आरोप और प्रत्यारोप की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक वक्त के बाद में रस्सी कमजोर हो जाती है और वो परिस्थिति इस देश में आ चुकी है। ये आर्थिक रस्सी जो है बहुत कमजोर हो चली है, इसे मजबूत करने के लिए। लेकिन वो दम तो तब रखे ना जब उनके अंदर बुद्धि हो। अगर बुद्धि ही नहीं है, चिंतन ही नहीं, जो मैं कहता हूँ सपने, सिद्धांत और संकल्प, अगर वही उनके अंदर नहीं है तो दम वो रखेंगे कहाँ से? नितांत अयोग्य और अनपढ़ लोग हैं। पूरी आरएसएस जो है ये गंवारों की जमात है। इन लोगों को कोई न अर्थशास्त्र मालूम, न समाजशास्त्र मालूम, न शिक्षा शास्त्र मालूम। ये पंडित की तरह से जो पोंगे होते हैं, पंडित नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो पोंगे होते हैं। 1000 साल पहले हमारे यहाँ जहाज था, लेकिन रामचंद्र जी पैदल गए थे श्रीलंका तक। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग जो अतीत में जीते रहते हैं, अतीत में वो जीते हैं जो भविष्य का सपना देखना बंद कर देते हैं। जिनके पास वर्तमान में कोई काम करने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा अतीत में अपना गौरव तलाश करते हैं। उसी तरह के फांसीवादी ताकतें ये है, और अतीत में गौरव तलाश करना और वर्तमान में फेल हो जाना और भविष्य के लिए नए नए सपने दिखाना और विपक्ष पर हमला करना। विपक्ष के सारे कामों को कांग्रेस पार्टी ने मानी दिल्ली जीरो से यहाँ तक देश को पहुंचा दिया कि आज ये देश दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में है, 5 सैन्य ताकत में है, और अंतरिक्ष में तो बहुत बड़ी ताकत बन गया है। तो उसको डिस्क्रेडिट करना, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बात करना, जज्बा अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल भी आते हैं। ये फांसीवादियों की आदत होती, तरीका होता है। इसी से हम लोग चौकन्ना करते रहते हैं देश की जनता को। जी विनीता। कांग्रेस ने कुछ नहीं घुमाया, लेकिन देश ने घुमाया। 2014 after EVM scam, uneducated, some terrorist
in the house and hijack nation, and the result fell, GDP gone, rupees gone. Before 2014, before, year and after, Modi always fail. 100% truth report. Prama iti siddham.